वेलकम गाइस, आज हम फिर से बात करेंगे दुनिया की सबसे चरम जगहों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ड्राई वैली अंटार्कटिका। हम जब भी पृथ्वी के सबसे कम वर्षा वाले या सबसे सूखे स्थान के बारे में सोचते हैं तो गर्म रेगिस्तान, रेत के टीले और बहुत ज्यादा तापमान हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, क्योंकि रेगिस्तानों में बहुत ही कम वर्षा होती है और यहाँ तापमान भी बहुत अधिक रहता है। लेकिन इन सब के विपरीत अंटार्कटिका की ड्राई वैली पृथ्वी पर सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। विक्टोरिया लैंड या मैक्मुर्डो ड्राई वैली पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जो पृथ्वी की अन्य जगहों से इतनी अलग है कि इसका उपयोग मंगल ग्रह के लिए बनाए गए उपकरणों के परीक्षण के लिए किया जाता है। मैक्मुर्डो ड्राई वैली ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज के बीच में है। ये माउंटेन्स यहाँ की हवा को ऊपर बहने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे वे अपनी नमी खो देती है। इसके कारण ये वैली वर्षा और बर्फ से वंचित रह जाती है। नमी की अत्यधिक कमी के कारण यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैटाबेटिक हवाएं चलती हैं, जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँच जाती है। मैक्मुर्डो ड्राई वैली के कुछ हिस्सों में लगभग 2 मिलियन वर्षों से कोई वर्षा नहीं हुई है। ये घाटियाँ 4800 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं, जो मैक्मुर्डो स्टेशन से 97 किलोमीटर दूर है। यहाँ 3 प्रमुख घाटियाँ हैं: टेलर वैली, राइट वैली और विक्टोरिया वैली। इन ड्राई वैलियों में कई साल्ट लेक हैं और इनसे काफी नदियाँ निकलती हैं। यहाँ के साल्ट लेक इतने अधिक खारे हैं कि वह -15 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी नहीं जमते हैं। कॉमनवेल्थ वे अंटार्कटिका में पॉइंट एल्डन और केप ग्रे के बीच एक प्रवेश द्वार है। ये खाड़ी लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी है, जिसकी खोज 1912 में ऑस्ट्रेलियाई खोजकर्ता डगलस माउसन और उनकी टीम ने की थी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर इसका नाम कॉमनवेल्थ वे रखा। कॉमनवेल्थ वे पृथ्वी पर सबसे तेज हवा वाली जगह है। कॉमनवेल्थ वे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और नेशनल जियोग्राफिक एटलस में पृथ्वी पर सबसे तेज हवा वाली जगह के लिए दर्ज किया गया है। यहाँ कंटिन्यूसली 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक की गति की हवाएं चलती हैं। यहाँ की वार्षिक औसत विंड स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ कभी भी तूफान आ सकते हैं, जिसका कारण है स्ट्रॉन्ग कैटाबेटिक हवाएं, जो कोल्ड एयर का एक्सेंट्रिक फ्लो है, जो बर्फ की ढलान से समुद्र की ओर चलती है। केप डेनिसन में बर्फ की सतह और क्लिफ मोनोलिथ की बढ़ती ढलान से एयर स्पीड काफी बढ़ जाती है। गर्मियों में यहाँ का मौसम सर्दियों की तुलना में शांत रहता है, लेकिन सर्दियों में काफी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग तूफान उठते हैं और किसी भी समय बंद हो जाते हैं। तूफानों के अचानक शुरू होने और बंद हो जाने के कारण यहाँ की कोस्ट लाइन पर बहुत ही ताकतवर भंवर बनते हैं, जिनकी चपेट में अगर कोई छोटी नाव आ जाए तो वह उसको समुद्र की गहराइयों में डुबा सकते हैं। तेज हवाओं के कारण यहाँ की कोस्ट लाइन पर फास्ट मूविंग क्लाउड भी देखने को मिल जाते हैं, जो कुछ ही समय के लिए रहते हैं। एक्सट्रीम वेदर होने के बावजूद कॉमनवेल्थ वे अंटार्कटिक पेट्रोल, एम्परर पेंगुइन और एडिली पेंगुइन के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र है, जिसका मतलब है कि यहाँ लेपर्ड सील भी मौजूद है। चलिए अब आपको ले चलते हैं अंटार्कटिका में मौजूद दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर, बोस्टोक स्टेशन। बोस्टोक स्टेशन पूर्वी अंटार्कटिका में एक रिसर्च स्टेशन है, जिसे 1957 में सोवियत यूनियन ने स्थापित किया था। इस स्टेशन पर पृथ्वी का अब तक का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि -89 डिग्री सेल्सियस या -128 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो वर्ष 1983 में रिकॉर्ड किया गया था। यह इतना कम टेम्परेचर है कि यह आपके शरीर में बहने वाले खून तक को भी कुछ ही सेकंड में जमा देगा। यह स्टेशन साउथ पोल के बहुत ही नजदीक है, जो इसे पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक परफेक्ट जगह बनाता है। अपने एक्सट्रीम वेदर के साथ साथ बोस्टोक स्टेशन अपनी सब ग्लेशियर लेक बोस्टोक के लिए भी जाना जाता है। पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ी झीलों में से एक लेक बोस्टोक साउथ पोल के बहुत ही नजदीक है। इस लेक की सबसे अमेजिंग बात यह है कि यह लेक लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबी हुई है। यह झील लाखों सालों से सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के वातावरण से छुपी हुई है, लेकिन फिर भी यह झील हजारों यूनिक स्पीशीज से भरी हुई है, जो लेक बोस्टोक को एक स्पेशल केस स्टडी बनाते हैं। लेक बोस्टोक से ना तो कोई नदी निकलती है और ना ही इसका कोई अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है, जिससे वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसके पानी का एकमात्र सोर्स पिघली हुई बर्फ है, जिससे लेक बोस्टोक इसमें रहने वाले जीवों के लिए एक प्रजनन स्थल बन गया। जियोथर्मल हीट और लेक आइस शीट प्रेशर इस लेक के पानी को एक स्थिर तापमान पर रखता है, जिसके कारण यह लेक इतनी मोटी बर्फ की चादरों के नीचे भी पिघली हुई अवस्था में रहती है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। चलिए अब आपको ले चलते हैं समुद्रों की गहराइयों में, चैलेंजर्स डीप और मरियाना ट्रेंच। आप में से अधिकतर लोगों ने मरियाना ट्रेंच का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आपको बता दें, मरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक अर्धचंद्राकार खाई है। चैलेंजर्स डीप मरियाना ट्रेंच के दक्षिणी सिरे पर मौजूद एक और खाई है, मतलब गड्ढे के अंदर गड्ढा। अभी तक इसकी गहराई आधिकारिक तौर पर 39,994 फीट नापी जा चुकी है। यह कितना गहरा है इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसके तल पर रखा जाए तो इसकी चोटी अभी भी 1 मील से अधिक पानी के अंदर
बनी रहेगी। 1875 में HMS चैलेंजर मिशन के दौरान पहली बार इसकी गहराई की खोज की गई थी। HMS फर्स्ट और HMS सेकंड जहाजों के नाम पर इस जगह का नाम चैलेंजर डीप रखा गया। अब तक यहाँ 3 मानव युक्त गोते लगाए जा चुके हैं। पहली बार गोता 1960 में US नेवी ने लगाया था। उसके बाद मशहूर फिल्म निर्देशक जेम्स कैमरॉन ने और फिर 5 डीप्स की एक टीम ने लगाया। यहाँ पर जीवन की उपस्थिति के कोई ठोस सबूत तो नहीं मिले हैं, बस एम्फीमोड्स देखने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन इंसानों के द्वारा फैलाई गई गंदगी यहाँ पर देखने को जरूर मिल जाएगी। मरियाना ट्रेंच के पानी का ठंडा होने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से बहुत ही दूर है। यहाँ का पानी 34 से 39 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है, लेकिन ये कितना गर्म हो सकता है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि पूरी खाई में हाइड्रोथर्मल वेंट लगे हुए हैं जो इससे निकलने वाले पानी को 700 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर सकते हैं। ये इतना अधिक टेम्परेचर है जो आपके शरीर को कुछ ही सेकंड में झुलसाने के लिए काफी है। लेकिन आप चिंता ना करें, आप वेंट के पानी तक पहुँचे उसके पहले ही ओसेनिक प्रेशर आपको कुचल देगा, क्योंकि गहराई के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता है और तले तक पहुँचते पहुँचते ये 16,000 PSI तक पहुँच जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1000 गुना ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप बिना हाईटेक गैजेट्स के बिना यहाँ पर गए तो आपका क्या होगा। डिसेप्शन आइलैंड अंटार्कटिका के उत्तरी सिरे पर मौजूद डिसेप्शन आइलैंड अपनी घोड़े के नाल की आकार और अपने एक्टिव वोल्केनो के लिए जाना जाता है। डिसेप्शन आइलैंड का निर्माण 10,000 साल से भी पहले एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, जिसके कारण इसकी शेप हमें घोड़े के नाल के समान दिखाई देती है। आज के समय में ये आइलैंड साउथ ओशियन में यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करता है। समुद्र से घिरे डिसेप्शन आइलैंड पर एक नैरो एंट्री पॉइंट है, जो यहाँ की उफनती लहरों से शरण लेने वाले जहाजों के लिए एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यहाँ व्हेल मछली की अत्यधिक आबादी थी, जिसके कारण दूर दूर से लोग यहाँ व्हेलिंग करने आते थे। अत्यधिक मात्रा में व्हेलिंग के कारण 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यहाँ पर व्हेलिंग बंद हो गई, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन के कारण व्हेलिंग इंडस्ट्रीज ठप पड़ गई। हेक्टर व्हेलिंग कंपनी द्वारा स्थापित एक स्टेशन के अवशेष आज भी यहाँ पर मौजूद है। व्हेलिंग इंडस्ट्रीज के बंद होने के बाद डिसेप्शन आइलैंड एक प्रमुख टूरिस्ट और रिसर्च का केंद्र बन गया। डिसेप्शन आइलैंड एक सक्रिय ज्वालामुखी का घर है। 1968 और 1970 के विस्फोटों के कारण इस ज्वालामुखी ने एक ब्रिटिश रिसर्च स्टेशन को बंद करने पर मजबूर कर दिया था। ये ज्वालामुखी अभी शांत है, लेकिन मरा नहीं है, इसलिए इसे रेस्टलेस काल्डेरा विद सिग्निफिकेंट रिस्क में रखा गया है, जो किसी भी समय फट सकता है। दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद डिसेप्शन आइलैंड कई प्रकार की वनस्पतियों और मरीन लाइफ को समेटे हुए है। यहाँ 9 अलग अलग प्रकार के समुद्री पक्षियों की प्रजातियां प्रजनन के लिए आती हैं। आइलैंड के साउथ वेस्टर्न कोने में मौजूद वैली हेड दुनिया का सबसे बड़ा चिन स्टेप पेंगुइन कॉलोनी है, जिसमें लगभग 4 लाख पेंगुइन रहते हैं, जिसके कारण इसके कुछ हिस्सों में पर्यटकों का जाना मना है। इस अनोखी जगह में आप एक ही दृश्य में एक सील, एक पेंगुइन, ज्वालामुखी चट्टान, एक ग्लेशियर, राख से भरी इमारतें और जंग लगे व्हेल स्टेशन देख सकते हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान की तरफ, सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। उत्तरी अफ्रीका में मौजूद ये मरुस्थल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 31% भाग कवर करता है। अफ्रीका के 11 देशों में विस्तरित ये मरुस्थल पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यहाँ का औसत वार्षिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन गर्मियों के दिनों में यहाँ का औसत तापमान 38 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और रात के समय -6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यहाँ पर सालाना अधिकतम 3 इंच तक बारिश होती है और इसके कुछ हिस्से तो कई वर्षों तक बिना पानी के ही रह जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के माउंटेन्स और रेत के टीलों पर बर्फ जम जाती है। सहारा रेगिस्तान का वातावरण हमेशा से रेतीला और गर्म नहीं रहा है। हर 20,000 साल के चक्र में सहारा रेगिस्तान और सवाना घास के मैदान के बीच वातावरण का आदान प्रदान होता है, जिसका कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर पूर्वगामी होना, जिसके कारण उत्तरी अफ्रीका के मानसून की जगह बदलती रहती है। सहारा रेगिस्तान के रेत के टीले और रेत के मैदान इसके वास्तविक क्षेत्रफल का केवल 25% हिस्सा ही कवर करते हैं। इस रेगिस्तान में कई साल्ट फ्लैट, बंजरी मैदान, पठार और कई माउंटेन भी हैं, जिनकी चोटियों पर आप बर्फ जमते देख सकते हैं। सहारा के कई रेत के टीले 180 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इस रेगिस्तान का सबसे ऊंचा बिंदु चाड़ में माउंट कोसी है, जो एक समय सक्रिय ज्वालामुखी था, जिसकी ऊंचाई 3415 मीटर है। सहारा रेगिस्तान दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी की कर्म भूमि है और साथ ही नाइजर नदी को भी अपने अंदर समेटे हुए है। सहारा में लगभग 18 मौसमी झीलें और बड़े बड़े जल ग्रंथ हैं। ये झीलें 100 से अधिक मरुस्थलों के लिए जल स्रोत का काम करती हैं। इस रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कई पौधे और जानवर इसे अपना घर कहते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि ग्रेट सहारा में 500 से अधिक पौधों, 70 से अधिक पशुओं, 90 से अधिक पक्षियों और 100 से अधिक सरीसृपों की प्रजातियां रहती हैं। सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल 1920 के बाद से लगभग 10% बढ़ गया है। अधिकांश रेगिस्तानों की तरह शुष्क मौसम के दौरान सहारा का आकार बढ़ जाता है, जिसका कारण है जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य
मनुष्यों का हस्तक्षेप। ये थी दुनिया की कुछ चरम जगहें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार के रोचक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।